कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मज़े में हैं आई थिंक। और संडे बहुत अच्छे से गया होगा आपका। नीट का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा आपका। जो स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम देने के लिए गए होंगे आई थिंक उसका नीट का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और नीट के पेपर के बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे, अलग से एक वीडियो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री का एग्ज़ाम उससे कैसे थे और कैसे नहीं थे, क्वेश्चन कैसे थे उसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड, कैसे हम उसको जल्दी सोल्व कर सकते थे। बट वो बात की लास्ट हमने तो चैप्टर कंप्लीट किया है हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आई होप कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई थिंक अब आपको फिर कोई टॉपिक ऐसा नहीं लगा होगा कि हम नहीं सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो कुछ अगर रह गया होगा तो मुझे बताइएगा कि सर ये टॉपिक, ये क्वेश्चन डाउट है हमारे में, टॉपिक हुआ नहीं है या ये समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगा उसको दोबारा आपको बताऊँ। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई, जिसके बारे में पहले ही आपको बता चुका था कि किस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही इजी सा और बढ़िया चैप्टर है, आसान चैप्टर है। ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है थोड़ी बहुत, बस डेरिवेशंस वगैरह है। और फिजिकल कंसेप्ट इसमें बहुत कम है, मतलब हमें समझना कुछ ज़्यादा नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ डेरिवेशंस ही ड्राइव करने होते हैं, उनके बेस पे न्यूमेरिकल्स जो है वो करने होते हैं। मोस्टली इस टॉपिक में से एग्जाम के अंदर आपको न्यूमेरिकल ही आते हैं, फिजिकल कंसेप्ट तो इसमें से नहीं आता है ज़्यादातर। चाहे वो किसी तरह का एग्जाम हो, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो या अदर स्टेट एग्जाम्स हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, या जेई के लिए हो या नीट के लिए हो, हर हर तरह के कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी इस चैप्टर से सिर्फ आपको कैलकुलेशन वर्क ही दिया जाता है मोस्टली, फिजिकल वर्क इस चैप्टर से आपको नहीं मिलता है। ओके, तो हम भी वही करेंगे इस टॉपिक से, इस चैप्टर से हम सिर्फ अच्छे से करेंगे चैप्टर को, फिजिकल भी करेंगे इसमें हमारा होता होगा, लेकिन इसके बावजूद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसका अच्छे से सोल्व करेंगे। तो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं सिर्फ आपको, ज़्यादा कुछ उसमें लंबे चौड़े चीज़ नहीं होती कि आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है न्यूमेरिकल्स के अंदर भी। कुछ क्वेश्चन करते ही आपको आसानी से क्लियर हो जाता है कि क्या हमें करना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या समझना है, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक वर्ड को आपने फिजिक्स में सुना होगा कहीं पे, इस चैप्टर के अंदर आया होगा आपके काइनेटिक्स, दैट इज मींस मोशन। हाँ, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। तो इसका मतलब आप कहोगे सर कि केमिकल्स जो है मोशन में होंगे, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, केमिकल्स तो मोशन में नहीं होते, केमिकल्स तो वही रहेंगे, हमारा बीकर के अंदर रहेंगे हमारे, या किसी कंटेनर के अंदर रहेंगे, लेकिन उन केमिकल्स के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में हलचल होगी, और उस हलचल की वजह से रिएक्शन होगी, और वही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाएगा? ये चैप्टर हमें सिखाएगा किसी भी रिएक्शन की स्पीड के बारे में, कि कोई रिएक्शन जल्दी कैसे होती है, कोई रिएक्शन स्लो कैसे होती है। हमारे आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, जहां हम ये देखते हैं कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनको होने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको होने में शायद कई महीने लग जाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे हमने पिछले ही चैप्टर के अंदर 10वीं में फायर में पढ़ा था। तो लोहे को जो जंग लगता है वो ऐसा नहीं है कि वो कोई 1 दिन में लग जाता है, 2 दिन में लग जाता है, उसको लगने में बहुत टाइम लगता है ना? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, वो डिपेंड करता है कि किन कंडीशन में उसको रखा हुआ है। लेकिन वो जो प्रोसेस हो रही है आयरन से आयरन ऑक्साइड बनने की, Fe से Fe2O3 बनने की, उस प्रोसेस में आपका क्या होगा? उस प्रोसेस में आपका जो स्पीड है, जो रिएक्शन की स्पीड है, वो अलग अलग दिखती है हमें। आयरन के केस में क्या होता है, आपको स्पीड बहुत स्लो मिलती है, लेकिन अगर आप किसी एसिड को किसी बेस में मिक्स करते हो, तो एसिड को बेस में मिक्स करने पर वो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, मिक्स करते ही फटाफट से वो रिएक्शन सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है आपकी। इसका मतलब हमारे आसपास जितनी रिएक्शन हो रही है वो सभी एक स्पीड से नहीं हो रही है, कोई बहुत फास्ट हो रही है, कोई बहुत स्लो हो रही है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पहले तो वही सीखेंगे कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड, कितने तरह की स्पीड हो सकती है, बेसिकली यही बात हम सीखेंगे, और कैसे हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी हम सीखेंगे। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, या तो स्पीड को पहले से घटा सकते हैं या स्पीड को पहले से बढ़ा सकते हैं, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हमें किसके बारे में बताती है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ
ठीक है, which deals with the study of speed of a reaction। और स्पीड के लिए ही हम वर्ड यूज करते हैं भैया रेट। क्यों करते हैं वो बताऊंगा आगे। इससे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेट, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंड द फैक्टर्स which affect the speed of reaction। Okay, this becomes the definition of chemical kinetics। कि chemical kinetics में हमें दो बातें सीखनी है, एक कि rate of reaction क्या होता है और कैसे उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके रिएक्शन की स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं। ये बातें सब हमें यहाँ पर सीखनी है। ओके, चलिए तो अब चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको चैप्टर का मोटिव समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है। हमारे आसपास जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सभी रिएक्शंस एक सेम स्पीड से नहीं होती है, सेम रेट से नहीं होती है। कुछ रिएक्शंस हम ऐसे देखते हैं जो बहुत ही फास्ट हो जाती है और कुछ रिएक्शन ऐसे होती है जो बहुत धीरे धीरे होती है। तो कितना धीरे धीरे हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है, कितना धीरे होगी वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ओके, चलिए इसको साफ करते हैं और अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए स्पीड के बेस पे हमने रिएक्शंस को तीन कैटेगरी में बांटा है कि तीन तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ओके, स्पीड के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड जो रिएक्शंस आपकी हैं वो तीन तरह की हो सकती है। रिएक्शंस में भी थ्री टाइप्स, रिएक्शंस में भी थ्री टाइप्स। ओके, कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले तो वो जो बहुत फास्ट होगी, वेरी फास्ट रिएक्शंस। ठीक है, कौन सी होगी पहली, वेरी फास्ट रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस those reactions which occur in 10 raised to power minus 12 से 10 raised to power minus 16 सेकंड्स के बीच में ही हो जाए बस। देखिए बहुत कम सेकंड है भाई, 10 raised to power minus 12 0.000001 है ना, इतना कम सेकंड में, इतने में ही अगर हो जाए तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शंस बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं। ऐसी रिएक्शंस किन केसेस में होती है, जो रिएक्शंस आयंस इन्वॉल्व करती हैं, आयंस की इन्वॉल्वमेंट इन रिएक्शंस में होती है, आयंस की इन्वॉल्वमेंट जिन रिएक्शंस में होती है वही रिएक्शन जो है आपकी बहुत फास्ट हो सकती हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैं कहता हूं कि आपको एसिड और बेस में आयंस इन्वॉल्व होते हैं, कैसे, जैसे HCl है इसमें आयंस इन्वॉल्व है, बेस है इसमें आयन इन्वॉल्व है, यहां से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर बनता है, तो ये एक आयनिक रिएक्शन है। इसके अलावा एक रिएक्शन और होती है आपकी जिसमें हम कह सकते हैं कि रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इसकी रिएक्शन आप जब NaCl से करते हो तो AgCl के प्रेसिपिटेट बहुत फास्ट बनते हैं भाई। ठीक है, और साथ में क्या निकलता है NaNO3। ये रिएक्शन भी आपकी बहुत फास्ट रिएक्शंस में जो है आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिएक्शंस आप बोल सकते हो। एक बेरिंग क्लोराइड की रिएक्शन होती है ऐसी, BaCl2 + H2SO4 10th क्लास में पढ़ी आपने रिएक्शन वाली, इससे आपको बनता है BaSO4 + 2HCl। तो ये रिएक्शंस ऐसी हैं जिन रिएक्शंस में आयंस की इन्वॉल्वमेंट होती है और आयंस की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ये रिएक्शंस की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो आप सिंपली से कह सकते हो क्योंकि इसमें किसी तरह का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है या बॉन्ड बनता नहीं है, है ना, क्योंकि कोई रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन के दौरान बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आयंस ही हो रहे हैं, आयन से दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बॉन्ड बनने और बॉन्ड टूटने में जो टाइम लगता है वो टाइम यहाँ नहीं लगता है, इसीलिए ये रिएक्शंस क्या होती है बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो जिन रिएक्शंस में आपके आयन से इन्वॉल्वमेंट होती है, आयनिक रिएक्शन कह सकते हैं इनको हम, कि जो आयनिक रिएक्शंस आपकी होती हैं, आयनिक रिएक्शंस आपकी बहुत फास्ट रिएक्शंस में आती है। क्लियर हो गया, समझ में आगे वाली बात। चलिए अभी आपकी पहले टाइप की रिएक्शन हो गई जिसको हम बोल रहे हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। इसी तरह नॉर्मल सी बात है, आप सब जिनमें आयंस इन्वॉल्व नहीं है वो रिएक्शंस फास्ट वेरी फास्ट नहीं हो सकती है। तो उसमें हमारे पास दो ही सिचुएशंस अब बनती हैं। क्या बनती है, दूसरी सिचुएशन जो बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट हो गई वेरी स्लो हो गई, है ना।
इसको बोल सकते हैं, मंथ हम बोल सकते हैं, वीक हम बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है रिएक्शंस के ऊपर और रिएक्शन के ऊपर। तो जिन रिएक्शंस को होने में डेज, वीक और मंथ्स लगते हो, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं वो बहुत स्लो रिएक्शंस में आती हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो याद रखना है आपको वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये रिएक्शन जो होती है आपकी बहुत स्लो रिएक्शंस में होती है। इसका आपको पता है कि रिएक्शंस को होने में डेज, वीक या मंथ्स लग सकते हैं। चलिए, वेरी फास्ट रिएक्शन को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है भाई। वेरी फास्ट रिएक्शन की रेट निकालना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि बहुत जल्दी रिएक्शंस हो रही है। तो इतनी जल्दी रिएक्शन हो रही है कि हम उसकी कैलकुलेशन कर ही नहीं पाते हैं कितना रेट उसका आया। ओके, स्लो रिएक्शन का रेट निकालना सबसे इजी बात है, नॉर्मल सी बात, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है, वो थकाने वाला हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए हम ऐसी रिएक्शंस पढ़ते हैं जो ना बहुत फास्ट हो ना बहुत स्लो हो। और ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जो बहुत स्लो भी नहीं है और बहुत फास्ट भी नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बस 10⁻⁻ तो 10⁻60 सेकंड के बीच में हो जाए, और ऐसा भी नहीं तो डेज, वीक या मंथ लग रहे हैं, कुछ आवर्स में अगर हो जाती है, कुछ मिनट्स में हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, इफ इट टेक प्लेस इन मोर देन 1 मिनट, अगर वो 1 मिनट से ज्यादा टाइम में हो रही है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो आपकी मॉडरेट रिएक्शंस में आती है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर की डिसोसिएशन है 2H2O, इससे हम 2H2 + O2 बना सकते हैं, ये एक मॉडरेट रिएक्शन में आती है, इसको ज़्यादा टाइम लगता है, तो भाई कई दिन लगे, कई घंटे लगे हमें। या सुक्रोज है C12H22O11, इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं इससे क्या बनता है, हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है ना, तो C6H12O6 + C6H12O6, तो ये दोनों रिएक्शंस, ये सभी रिएक्शंस इसमें आती है, सभी रिएक्शंस आपकी मॉडरेट रिएक्शंस में आती है। क्लियर हो गया? तो स्पीड के बेस पे हमने 3 तरह की रिएक्शंस को पढ़ लिया कि स्पीड के बेस पे 3 तरह की रिएक्शंस आपकी हो सकती है, बहुत फास्ट रिएक्शन, बहुत स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ तक हम साफ करते हैं और हम टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर में क्या पढ़ना है। देखिए मैंने आपसे बात की स्पीड को हम रेट बोल रहे हैं, है ना। अब किसी भी चीज की स्पीड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें वो चेक करना है। ठीक है, हम अब स्पीड वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम रेट वर्ड यूज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का मतलब यहाँ पर स्पीड से ही है, तो पूरे चैप्टर में हम वर्ड यूज करें रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मींस स्पीड से ही है। देखिए, नॉर्मली आपको जब स्पीड निकालते हो तब क्या करते हो, किसी चीज की जब आपको स्पीड निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, आप उसकी वेलोसिटी, तो उसका डिस्टेंस चेक करते हो कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, उससे हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं ना, या वेलोसिटी निकाल सकते हैं, भाई कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया। अब यहाँ केमिकल्स को डिस्टेंस कवर तो कर नहीं रहे हैं, तो इसके मतलब यहाँ पर जो स्पीड निकालने का तरीका है वो डिस्टेंस से तो नहीं हो सकता। तो पूरा कंसेप्ट को समझिए भाई, मतलब आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि इससे आपको समझ में आया कि हाँ कैसे हम रेट निकाल सकते हैं। आप दूध में दही, दूध की दही बनाते हो, आप कर्ड बनाते हैं दूध की, तो उसके अंदर क्या करते हैं, दूध की जब दही बन रही है तो धीरे धीरे सारा का सारा दूध धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, दही में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, दूध हमारा क्या है, रिएक्टेंट, दही क्या है, हमारा प्रोडक्ट। धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे दूध का अमाउंट कम हो रहा है और दही का अमाउंट बढ़ रहा है। दो ही चीजें हो रही है, दही का अमाउंट, दूध का अमाउंट घट रहा है और दही का अमाउंट बढ़ेगा। बिल्कुल जब स्टार्टिंग में हम लेंगे तो स्टार्टिंग में दूध ज्यादा होगा, दही तो बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती चलेगी, टाइम होता चलेगा, टाइम के साथ साथ दही का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और रिएक्टेंट का, दूध का अमाउंट धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम ये चेक कर लें कि भाई कितने टाइम में कितना अमाउंट बदल रहा है प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ ए रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये कैलकुलेट करना है कि रिएक्टेंट का कितना अमाउंट घट रहा है विद चेंज इन टाइम और प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बढ़ रहा है चेंज इन टाइम। दोनों में से कोई एक निकाल लीजिए, रेट हमारा सेम आएगा। क्यों आएगा सेम? नॉर्मल सी बात है कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट घटेगा उसी स्पीड से तो प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि रिएक्टेंट घट चुका है प्रोडक्ट बनाएंगे, रिएक्टेंट घटाई तभी प्रोडक्ट बन सके। तो जिस स्पीड से रिएक्टेंट घटेगा उसी स्पीड से प्रोडक्ट बनेगा। तो या तो आप रिएक्टेंट के घटने की अमाउंट निकाल लीजिए कि रिएक्टेंट किस स्पीड से घट रहा है, या ये निकाल लीजिए कि प्रोडक्ट किस स्पीड से बढ़ रहा है।
उसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ ए रिएक्शन। और अमाउंट के लिए हम केमिस्ट्री में वर्ड यूज करते हैं कंसंट्रेशन। क्लियर हो गई ये वाली बात? इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है कि विद चेंज इन टाइम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो आई होप कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। यदि अगर हमें किसी रिएक्शन की रेट कैलकुलेट करनी है तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया विद चेंज इन टाइम, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया विद चेंज इन टाइम। तो यहां से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन जो है वो बन गई है। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है कि द चेंज इन द concentration of reactant और प्रोडक्ट, किसी की भी निकाल सकते हो आप, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, याद है बात क्लियर हो गई? चलिए, तो ये आपको मैंने समझा दिया कि चेंज क्या कंसंट्रेशन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई मेरे पास रिएक्टेंट है ए और इससे मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है कोई बी। ठीक है, तो रेट कैसे निकालेंगे आप? रेट को हम डिनोट करते हैं आर से, स्मॉल आर से। तो आपको रेट निकालना है, तो कह रहा है कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, या तो ए निकाल लीजिए। मान लीजिए ए की कंसंट्रेशन पहले C1 थी, कुछ टाइम के बाद, उस टाइम पे टाइम था उसका T1, ठीक है, इतने टाइम पर, फिर टाइम हमारा हो गया मान लीजिए T2, टाइम बढ़ गया, तो उस टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन होगी C2। तो चेंज कितने का आएगा, C2 माइनस C1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, या तो ऐसे निकाल लीजिए। या फिर अगर यही बात B के लिए बोलते हैं, भाई B की कंसंट्रेशन पहले C1 थी, फिर B या इक्वल करके लिया और बदल लीजिए, और ये इसके A के लिए हो गया। अब B के लिए हम कर लेते हैं भाई, यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं, कंसीडर का सिंबल C की जगह कुछ और मान लेते हैं, B कर लेते हैं, B2 माइनस B1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम व्हिच गिव्स अस द रेट ऑफ ए रिएक्शन। क्लियर होगी बात? अब कंसंट्रेशन में चेंज देखिए भाई, ध्यान से देखिए चीज यहाँ पे, किसी भी क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है? अगर हम गाड़ी की स्पीड मेजर कर रहे हैं, किसी चीज की स्पीड मेजर कर रहे हैं, क्या वो नेगेटिव हो सकती है? क्या हम बोलते हैं -10 मीटर पर सेकंड में भाग रहा था, हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं ना। किसी भी चीज की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पर भी किसी रिएक्शन की जो स्पीड है सॉरी, किसी रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखो, C2 हमारा कम होगा एज कंपेयर टू C1 के, क्योंकि स्टार्टिंग में A की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद A की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, मतलब C2 की वैल्यू C1 से कम होगी, तो जो चेंज हमारा आएगा वो नेगेटिव आएगा। लेकिन हमें तो कैसा करना है उसको, रेट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इन द केस ऑफ कंसंट्रेशन अगर हम रिएक्टेंट की ले रहे हैं, तो हम इस पूरी क्वांटिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गया? -1 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो रेट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम रिएक्टेंट की टर्म में रेट को निकालेंगे तो वो रेट हमारा नेगेटिव आएगा, इसलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए हम बाहर उसकी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या आप ये बोल सकते हो, ये माइनस साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि रेट जो कंसंट्रेशन है हमारी वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, माइनस साइन किसके लिए इंडिकेट कर रहा है कि जो कंसंट्रेशन है वो घट रही है। ओके, लेकिन प्रोडक्ट के केस में क्योंकि कंसंट्रेशन B2 की ज्यादा होगी B1 से, इसी वजह से इस केस में आपकी जो स्पीड है वो पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आई बात? चलिए तो साफ करते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको और बताते हैं। देखिए भाई, इसको ऐसे दिखाने के बजाय हम रेट ऑफ रिएक्शन को दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं कि जो आर हमारा आपका, मैं आर ओ आर लिख रहा हूँ इसको, आर ओ आर, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि सीधा सा आप ये समझ लो, चेंज दो तरह के हो सकते हैं भाई, तो स्मॉल चेंज हो सकता है ना, और एक लार्ज चेंज हो सकता है। ये तो चेंज बहुत ज्यादा दिखे हमें, या चेंज बहुत थोड़ा थोड़ा दिखेगा। अगर हमारा चेंज स्मॉल है तो स्मॉल चेंज के लिए हम सिंबल यूज करते हैं भाई डेल डी, ठीक है, और अगर चेंज हमारा लार्ज तो सिंबल यूज करते हैं डेल्टा।
ये पर आपको समझना होगा। अगर हमारा चेंज लार्ज है तो हम यूज करेंगे डेल्टा, अगर हमारा चेंज स्मॉल है तो हम यूज करेंगे डी। तो कंसंट्रेशन में चेंज इन द कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन को सोल्व करो x से, तो चेंज इन x विद चेंज इन टाइम, फिर x इज द कंसंट्रेशन। अगर स्मॉल चेंज है तो हम ये शो करेंगे, और अगर लार्ज चेंज है तो क्या शो करेंगे, डेल्टा x बाय में डेल्टा t। ओके, क्या समझ में आ गया? चलिए, अब अगर प्रोडक्ट की ले रहे हैं तो पॉजिटिव रहेंगी, रिएक्टेंट की ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके, नेगेटिव आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया? चलिए, अगर इसके हम यूनिट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो सकती है, तो ये कंसंट्रेशन जो हमें लेनी है वो हमेशा लेनी है मोल पर लीटर। ठीक है, कंसंट्रेशन किस में लेनी है, मोल पर लीटर में, और मोल पर लीटर किसकी कंसंट्रेशन होती है, अगर किसकी यूनिट होती है, मोलैरिटी की। मतलब हमें जो कंसंट्रेशन टर्म लेनी है रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की, वो मोलैरिटी वाली लेनी है। ओके, तो ऊपर तो आ गया मोल पर लीटर, नीचे क्या आएगा, टाइम क्या होती है, सेकंड। तो यहाँ से सेकंड कोई जरूरी नहीं है भाई, सेकंड तो स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर आपकी रिएक्शंस आवर्स में हो रही है तो आप आवर्स के हिसाब से यहाँ पर यूनिट ले सकते हो, अगर आपकी रिएक्शन मिनट्स में हो रही है तो यहाँ पे मिनट भी ले सकते हो। तो मैं इसलिए सेकंड की बजाय यहाँ पर टाइम वर्ड यूज कर रहा हूँ, कि टाइम कुछ भी हो सकता है आपका, डेज में ले लो डेज के हिसाब से हो सकता है, पर डे में हो रहा है कि पर आवर में हो रहा है, ठीक है, पर आवर, पर सेकंड, पर मिनट, कुछ भी हो सकती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मोल्स, मोल पर लीटर और पर सेकंड हो सकती है, या मोल पर लीटर पर मिनट हो सकती है, या मोल पर लीटर पर आवर हो सकती है। कुछ भी यूनिट आपकी हो सकती है, वो डिपेंड करता है टाइम की रिएक्शन क्या है, स्पीड क्या है रिएक्शन। ओके, चलिए, तो ये हमने समझ लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसको करते हैं साफ। इसके बाद दो चीजें होती हैं जो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए, और हम ध्यान से एक चीज आपसे पूछते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, तो गायब होगा ना धीरे धीरे, या आपसे पूछ सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, किस स्पीड से रिएक्टेंट गायब हो रहा है, नॉर्मल सी बात, गायब होगा धीरे धीरे वो, और किस स्पीड से प्रोडक्ट आपका अपीयर हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो उसका तरीका क्या निकालने का, सिंपल सा तरीका है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर लिख लो यहाँ पे, विद चेंज इन टाइम। ठीक है, dr किस तरह माइनस dr बाय dt, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर अपीयरेंस निकालनी है तो हमेशा करना पड़ेगा माइनस डेल्टा t डिवाइड बाय, सॉरी माइनस लेना है यहाँ पे, डेल्टा t, या फिर dp बाय में dt। तो अगर आपसे कभी भी रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस पूछा जाता है तो आपको सिर्फ ये चीज निकालनी है, सिर्फ ये चीज। अगर आप ये चीज निकाल देते हो तो इसका मतलब आप उसकी रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस जो है वो कैलकुलेट कर रहे हो। लेकिन ये आपको तब करना है जब जो स्टोइकियोमेट्री आपकी रिएक्शंस की है वो सेम होती है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है। ओके, अब आगे क्या, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है वो हम सीखेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ इतना सिखाया है कि हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, या क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब चीजें सीखी, यूनिट क्या होती है वो हमें सीखी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा अबाउट द टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं हमारे वहाँ, जो हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा और भी एक चीज सिखानी है मुझे आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल्स के लिए आपके, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना काफी है, छोटा सा वीडियो, ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बनाया नहीं मैंने, बहुत कम टाइम में आपको मैंने सिर्फ समझाया, इंट्रोडक्शन दिया थोड़ी सी, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, मजा आए चैप्टर पढ़ने में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट द कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और कितने टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन हमारे हो सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और चैप्टर पढ़ने में आपको मजा आएगा आगे। अब ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको बन गया होगा। तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए कैमरा के साथ, चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट भी कीजिए भाई, मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको।